हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट का पार्ट 2 करेंगे। बजट के पिछले पार्ट में जो बजट का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखा था, कुछ जो फैक्ट्स होते हैं उनको देखा था, और लास्ट में हमने देखा था कि बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी को आज क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्ड में, एकदम एकदम डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करेंगे कि बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे राजस्व बजट हो गया, पूंजीगत बजट हो गया। जैसे राजस्व बजट हो गया, पूंजीगत बजट हो गया। अब ये राजस्व बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, राजस्व की प्राप्तियाँ, राजस्व का व्यय, इन राजस्व की प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व का व्यय क्या होता है, पूंजीगत की प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत का व्यय क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक डिटेल्ड वे में समझेंगे बहुत आसानी से। कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल का भी उपयोग करेंगे जिससे कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं वो आसानी से आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से एक नज़र मार लेते हैं कि बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं। बजट के कंपोनेंट्स का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे सरकार की बजट होती है, जो हमारे भारत सरकार की जो बजट है उसमें किन चीज़ों को शामिल करके बजट को बनाया जाता है। तो उसमें एक होता है राजस्व का बजट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक राजस्व का बजट और एक पूंजीगत का बजट। अब राजस्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूंजीगत का मतलब क्या होता है, वो आगे हम बताएंगे आपको। तो राजस्व बजट जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक राजस्व की प्राप्तियां, यानी कि जो राजस्व से हमारी कमाई होती है, जो राजस्व से हमारी कमाई होती है, हमारे भारत सरकार की कमाई होती है, उसको राजस्व की प्राप्तियां कहते हैं। और राजस्व का व्यय का मतलब होता है दोस्तों, जो राजस्व का खर्चा होता है। राजस्व का मतलब समझिए कि डेली डेली का जो खर्चा होता है, जो वो होता है राजस्व का व्यय। उसके बाद पूंजीगत बजट होता है। पूंजीगत बजट में दो चीज़ें होती हैं, पूंजीगत की प्राप्तियां और पूंजीगत का व्यय। अब पूंजीगत की प्राप्तियां क्या क्या होती हैं, पूंजीगत का व्यय किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एक डिटेल्ड वे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि राजस्व की प्राप्तियां या राजस्व आय क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है। तो राजस्व की प्राप्तियां या राजस्व का आय होता है कि ऐसी प्राप्तियां जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब होता है कि दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, ऐसी प्राप्तियां जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे हम टैक्स जमा करते हैं। अब टैक्स जमा करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिन हम टैक्स सरकार को देते हैं अपनी इनकम पे, उसके बाद जाकर के हम सरकार से वापस मांगने चले जाते हैं कि हमारा टैक्स वापस करिए। तो ये गैर प्रतिदेय होती है, हम सरकार से दावा नहीं कर सकते कि जो हमने टैक्स दिया है वो हमारा वापस करिए। और राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं गैर प्रतिदेय, गैर प्रतिदेय ये कठिन शब्द लग रहा है हिंदी का, तो इसको समझिए। इसका मतलब होता है नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। नॉन रिफंडेबल का मतलब दोस्तों होता है कि ऐसा जो प्राप्तियां होती हैं जो सरकार वापस नहीं करती। अब जैसे मान लीजिए जुर्माना है, आप जा रहे हैं कहीं, आपने नियमों का उल्लंघन किया, तो प्रशासन क्या करता है, आपसे जुर्माना लेता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जुर्माना प्रशासन फिर आपको वापस करेगा। प्रशासन आपको जुर्माना तो वापस नहीं करेगा। पुलिस आपको पकड़ती है कि लाइसेंस आपके पास नहीं है और जुर्माना आपको भरना पड़ता है। तो क्या आप लाइसेंस जब लेकर चलेंगे तो क्या अपना जुर्माना वापस लेने आएंगे? नहीं, जुर्माना वापस नहीं करना पड़ेगा। तो ये राजस्व की प्राप्तियां होती हैं। सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार टैक्स हमें वापस नहीं करती है। जो जुर्माना हम लोग दे देते हैं वो जुर्माना हमें वापस नहीं करती सरकार। अब जैसे अनुदान, अनुदान का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे सरकार को कहीं से सहायता मिल गई। अब अनुदान को एक अच्छी एग्जांपल समझे, अगर जैसे कोरोना था, तो कोरोना में सरकार ने एक फ़ंड बनाया था, कोविड केयर फंड। तो उसमें जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं वो अपने मर्जी से जमा कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग पैसा जमा किए हैं सरकार ने बाद में कोरोना खत्म होने के बाद उनका पैसा वापस कर दिया। तो उसी को कहते हैं अनुदान। तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, राजस्व की प्राप्ति में आती हैं। और एक ये है कि भविष्य में किसी को भुगतान नहीं करना पड़ता है, यानी कि सरकार भविष्य में जो राजस्व प्राप्ति, जो राजस्व आय सरकार को हुई है, सरकार उसको वापस नहीं करेगी। अब सरकार न तो टैक्स वापस करेगी, न तो जुर्माना वापस करेगी। अब जैसे सरकार, मान लीजिए सरकार को ब्याज मिल रहा है, सरकार को क्या मिल रहा है, सरकार को ब्याज मिल रहा है। तो सरकार को अगर ब्याज मिल रहा है तो क्या सरकार ब्याज को वापस करेगी? नहीं करेगी। सरकार ने जो मान लीजिए कुछ छोटे छोटे जो देश हैं उनको सरकार ने कुछ कर्ज दिया है, अब उस कर्ज के एवज में सरकार को कुछ ब्याज मिल रहा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जब वो अपना कर्ज लौटाने आएंगे तो सरकार उनको ब्याज वापस कर देगी, ऐसा तो है नहीं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो राजस्व की प्राप्तियों में आती हैं। तो राजस्व की प्राप्तियाँ क्या होती हैं, ऐसी प्राप्तियाँ जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार अगर आपको सरकार को आपने दे दिया है तो सरकार आपको वापस नहीं करेगी। इसमें टैक्स आता है,
इसमें जुर्माना आता है, इसमें ब्याज आता है, लाभ एवं लाभांश। लाभ एवं लाभांश क्या होता है? लाभ एवं लाभांश का मतलब होता है दोस्तों कि भारत सरकार कई कंपनियां को संचालन करती है, जैसे तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम हो गया जिसको ओएनजीसी कहते हैं, जैसे सेल हो गया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड हो गया, जैसे राष्ट्रीय बैंकें हो गई, जैसे जीवन बीमा निगम हो गया। तो सरकार को इन सभी चीज़ों से क्या होता है? लाभ मिलता है। अब लाभ मिलता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसको रिफंड करे, नॉन रिफंडेबल ये सारी चीज़ें होती हैं, भविष्य में किसी को भुगतान नहीं करना पड़ता। तो आप टैक्स और जुर्माना के एग्जाम्पल से, ब्याज के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि राजस्व की प्राप्तियाँ क्या होती हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय से पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं वो राजस्व की प्राप्तियां दो प्रकार से होती हैं। एक तो हमें कर राजस्व की प्राप्तियां होती हैं और एक गैर कर राजस्व की प्राप्तियां होती हैं। कर राजस्व की प्राप्तियों का मतलब होता है दोस्तों जितने भी सरकार टैक्स का कलेक्शन करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वेदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर सरकार टैक्स का कलेक्शन कर रही है तो वो आता है कर राजस्व प्राप्तियों में। और अगर टैक्स के अलावा जो कलेक्शन सरकार करती है, जो सरकार राजस्व की प्राप्तियां करती है, उसको कहते हैं गैर कर राजस्व की प्राप्तियां। अब कर राजस्व की प्राप्तियों में एक प्रत्यक्ष कर होगा, एक अप्रत्यक्ष कर होगा। अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा टैक्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें हम लोग डिटेल्ड में प्रत्यक्ष क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें देखेंगे। अभी के लिए बस इतना है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर राजस्व की प्राप्तियां होती हैं। और गैर कर राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं उसमें ऋण से प्राप्त ब्याज, सरकार ने किसी को ऋण दिया है, उस ऋण के एवज में सरकार को मिल रहा है ब्याज, तो उसको क्या कहेंगे? गैर कर राजस्व की प्राप्तियां। अब जैसे गवर्नमेंट के निवेश से प्राप्त लाभ, सरकार ने कहीं निवेश किया है, उस निवेश को हम नहीं कर रहे, निवेश से जो लाभ मिल रहा है वो हमारा है राजस्व की प्राप्तियों में, और वो भी कौन सी प्राप्तियों में? गैर कर राजस्व की प्राप्तियों में। उसके बाद सेवाओं के बदले में प्राप्त शुल्क, विदेशों से प्राप्त आय या अनुदान जो होती है वो गैर कर राजस्व की प्राप्तियां होती हैं। कर राजस्व या टैक्स के अलावा जितनी भी राजस्व की प्राप्तियां होती हैं गैर कर राजस्व की प्राप्तियों में आएंगी। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को थोड़ा याद रखना इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, क्योंकि एग्जाम में सीधे आ सकता है कि राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या आती हैं, कर राजस्व की प्राप्तियों में क्या होता है, गैर कर राजस्व की प्राप्तियों में क्या होता है। तो राजस्व की प्राप्तियां आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्व का व्यय क्या होता है। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई भी सरकार अगर जिसकी राजस्व की प्राप्तियाँ अच्छी होती हैं, जितना ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी, यहाँ पे देखिए, यहीं पे देख लेते हैं, जितना ज़्यादा रेवेन्यू इनकम होगा किसी भी सरकार की, ऐसा माना जाता है कि किसी भी सरकार की रेवेन्यू इनकम, राजस्व की प्राप्तियाँ जितना ज़्यादा होगा वह सरकार उतनी अच्छी सरकार मानी जाएगी, वह सरकार उतनी मजबूत सरकार मानी जाएगी। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे इसका मतलब लोगों की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा है, तो उससे सरकार अब राजस्व की प्राप्तियों से सरकार की देनदारी भी नहीं हो रही है, सरकार को लौटाना भी नहीं पड़ रहा है, इससे सरकार क्या होगी? मजबूत सरकार होगी। तो माना जाता है कि राजस्व प्राप्तियां अगर किसी सरकार की अच्छी हैं, राजस्व की कमाई अच्छी है, तो वो सरकार क्या होती है? अच्छी मानी जाती है। अब आगे देखते हैं कि राजस्व का व्यय क्या होता है। राजस्व का व्यय का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से, ये डेफिनेशन है, जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, न ही देयताओं में कमी आती है। इसका मतलब क्या होता है? न तो परिसंपत्तियों का निर्माण, परिसंपत्ति का मतलब होता है दोस्तों एसेट्स का निर्माण करना, संपत्ति का निर्माण करना। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि संपत्ति के निर्माण का मतलब कि सरकार कुछ इस तरह से खर्चा कर रही है कि सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई फैमिली है, इस फैमिली में जो इनकम हो रही है, उस फैमिली की जो इनकम हो रही है, उस इनकम से क्या हो रहा है? अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे होटल्स में क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो ये परिसंपत्ति का निर्माण नहीं कर रही। अगर भविष्य में जैसे कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं तो उस ब्रांड के कपड़े को बेच करके आप पैसा वापस मिल सकता है? नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे होटल में खाना खाएंगे तो क्या भविष्य में अगर पैसे की ज़रूरत है तो इससे पैसे तो वापस नहीं आ पाएंगे। तो परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता राजस्व व्यय में, और न ही देनदारी में कमी आती है। और ये क्या होता है? आवर्ती प्रकार की, यानी कि रेगुलर, साल दर साल आपको खर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब खाना है तो खाना तो ऐसा है नहीं कि एक दिन खाएंगे 2 दिन नहीं खाएंगे, ये तो आपको हमेशा ही खाना पड़ेगा। तो ये राजस्व व्यय में आते हैं। राजस्व व्यय का मतलब सरकार के जो डेली के खर्चे होते हैं उसको माना जाता है कि ये राजस्व व्यय होता है। अभी मैं एक व्यवहारिक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो ये आसानी से समझ आएगा। अभी देखते हैं कि राजस्व व्यय में पहले आता क्या क्या है। क्या याद क्या रखना है
कि राजस्व व्यय में न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयताओं में कमी आती है। देयता का मतलब होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी, जिम्मेवारी का मतलब कि सरकार की, ऐसा तो एक बार सरकार दे दी तो ऐसा नहीं है कि दोबारा सरकार को नहीं देना पड़ेगा, ये साल दर साल सरकार को देना ही पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे है कि सरकारी सेवाओं पर खर्च होने वाला व्यय, जो सरकारी सेवाओं पर खर्च होने वाले जो व्यय होते हैं वो तो सरकार को हमेशा हमेशा के लिए देना पड़ेगा, साल दर साल देना पड़ेगा। अब इसमें सरकारी सेवाओं पर खर्च होने वाले जो व्यय होते हैं वे कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, सरकारी सेवाओं पर खर्च होने वाला जो व्यय होता है वो कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि करने का इसका उद्देश्य होता है। जैसे प्रतिरक्षा की सेवा हो गई। अब प्रतिरक्षा की सेवा का मतलब होता है कि जो हमारी सेनाएं हैं, जो हमारी तीनों सेना है, उन तीनों सेनाओं पर सरकार को खर्च करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक साल सरकार खर्च की उसके बाद सरकार क्या कर दी, बंद कर देती है खर्च करना। तो सरकार की देयता में क्या कमी आ जाएगी? एक साल देने के बाद क्या दूसरी साल सरकार को नहीं देना पड़ेगा? नहीं, सरकार की देयता में कमी नहीं आएगी, इसको हर साल देना पड़ेगा सरकार को। प्रतिरक्षा सेवा, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इसका खर्चा देना ही पड़ेगा, न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। अब जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, प्रशासनिक सेवाओं का मतलब जैसे आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन काम करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, न्यायालय काम करता है, पुलिस काम करती है, इन सभी चीज़ों पर सरकार को क्या करना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को, ये जो पुलिस प्रशासन का खर्चा होता है, उससे क्या किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। अब परिसंपत्ति बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ परिसंपत्ति का निर्माण का मतलब क्या होता है। परिसंपत्ति का निर्माण का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपके पास है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए को या तो आप अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे होटल में खाना खा करके अपने मनोरंजन के साधनों में खर्च कर दीजिए, तो कुछ मिला आपको? वास्तव में नहीं मिला। अब एक और आदमी है, वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए है, इस थोड़ा सा ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लेगा। अब ये ज़मीन का जो टुकड़ा खरीद लिया है, इससे कुछ अपना एसेट्स का निर्माण कर लिया है, कुछ मान लेते हैं सोना खरीद लिया है। अब भविष्य में इन सारी चीज़ों से इसको पैसा मिल सकता है, लेकिन आपने मनोरंजन पे खर्च किया है, आपने अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाया है, आपने ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं, तो इससे आपको भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा। तो परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। बस परिसंपत्ति का मतलब कि कोई एसेट्स का निर्माण नहीं हो रहा है। अब संपत्ति का निर्माण का मतलब, आपने ज़मीन खरीदा तो भविष्य में इसको बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं, आपने सोना खरीदा तो भविष्य में इससे पैसा कमा सकते हैं, तो ये परिसंपत्तियाँ हो गई। तो अब राजस्व व्यय में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रतिरक्षा सेवाओं में जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना पे खर्चा हो गया। प्रशासनिक सेवाओं का मतलब जैसे न्यायालय का खर्चा, पुलिस का खर्चा। आर्थिक सेवाएं, आर्थिक सेवाओं में क्या होता है दोस्तों, जैसे सिंचाई सुविधा हो गई, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जो योजनाएं होती हैं, परिवहन की जो सेवाएं होती हैं उस पर खर्चा हो गया। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में क्या होता है? सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का मतलब कि सरकार विभिन्न प्रकार की क्या करती है, योजनाएं जो लाती है, शिक्षा, कला तथा संस्कृति पे खर्चा करती है, चिकित्सा पे खर्चा करती है, स्कूल पे खर्चा करती है, सूचना और प्रसारण पे खर्चा करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सामुदायिक सेवाएं होती हैं। अब उसके बाद राजस्व व्यय में सरकारी सब्सिडी आती है। अब सरकार सब्सिडी जो देती है, तो क्या सरकार की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है? नहीं होता। सरकार, मान लेते हैं जैसे गैस है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का है। अब 1000 रुपये में सरकार 200 रुपये मान लेते हैं 200 की सब्सिडी दे रही है, तो 200 की सब्सिडी से क्या किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। नहीं देयताओं में कमी, ऐसा तो है नहीं कि एक बार सब्सिडी सरकार 200 दे दी उसके बाद दोबारा सरकार को सब्सिडी देना नहीं पड़ेगा। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो उसको हमेशा देना पड़ेगा। जब हम गैस सिलेंडर लेंगे तब उसको देना पड़ेगा, तो उसकी लायबिलिटी में भी कमी नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? राजस्व व्यय में आती हैं। ब्याज अदायगी, अब सरकार ने मान लीजिए कर्ज लिया है, अब सरकार कर्ज ली है तो उसको जब तक कर्ज ली रहेगी सरकार तब तक उसको ब्याज अदा करना पड़ेगा। तो ब्याज अदा करने से परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, न तो लायबिलिटी में कमी आ रही है, न तो सरकार की जिम्मेवारी में कमी आ रही है कि एक बार ब्याज देने के बाद उसको बार बार नहीं देना पड़ा है। जब तक ब्याज सरकार ने लिया है कर्ज तब तक क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। अब सरकारी अनुदान हो गया। तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? राजस्व व्यय में आती हैं। तो आई होप कि ये राजस्व व्यय आपको समझ आया होगा। अब जैसे मैं एक व्यवहारिक एग्जांपल आपको बताऊं कि कभी भी जैसे ये राजस्व व्यय क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, कभी भी राजस्व व्यय किसी भी देश का, किसी भी सरकार का राजस्व व्यय कम होना चाहिए। जब राजस्व व्यय कम होगा तो ऐसा माना जाएगा कि सरकार मजबूत है। अभी हमने बताया था कि राजस्व की प्राप्तियां अगर अच्छी हैं तो सरकार अच्छी मानी जाएगी। अगर राजस्व का व्यय क्या होगा, कम होगा किसी भी सरकार का, तो वो अच्छा माना जाएगा। अगर राजस्व व्यय कम है तो माना जाएगा कि सरकार मजबूत है। अगर राजस्व व्यय ज़्यादा की कोई सरकार कर रही है इसका मतलब कि सरकार कमज़ोर है। अब जैसे सरकार सब्सिडी दे रही है, कोई कहेगा कि सरकार सब्सिडी दे रही है तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार कमज़ोर है? कभी भी सब्सिडी देना हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, एक समय के लिए अच्छा होता है। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं किसान है,
किसान को क्या कर रही है सरकार, सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी देने से अच्छा है कि किसान को इतना मजबूत करिए, उसको अनाज अच्छे प्रदान करिए, उसको नहरों का निर्माण करके सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करिए, बिजली का बिल उसका माफ़ करिए। तो किसान अपने आप ऑटोमेटिक इतना मजबूत हो जाएगा कि उसको सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमेशा सब्सिडी अच्छा नहीं होता, तो राजस्व व्यय हमेशा कम होना चाहिए, कम से कम। अब जैसे मैं एक फैमिली के रूप में, अगर एक फैमिली की भाषा में आपको बताऊं, मान लेते हैं जैसे कोई फैमिली है, जगह नहीं है, समझते हैं कि एक फ्रेश पेज पे कि ये राजस्व की प्राप्तियां, हमने क्या पढ़ा कि एक होती है राजस्व की प्राप्तियां, राजस्व की आय या राजस्व की प्राप्तियां, एक होता है राजस्व का क्या होता है दोस्तों, व्यय होता है। अब मान लेते हैं जैसे कोई एक परिवार ए है, अब इसकी कमाई के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, इसके कमाई के रास्ते हो सकते हैं कि सब लोग सरकारी नौकरी कर रहे हों या किसी भी प्रकार का काम कर रहे हों, तो या मजदूरी कर रहे हों, डेली वेजेस का दिहाड़ी पे काम कर रहे हों, तो उससे कमाई होगी। और एक ये कमाई का रास्ता ये हो सकता है कि जितनी भी उस परिवार के पास संपत्ति है, जितना भी खेत है, उन सारी चीज़ों को बेच दें। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि कुछ कमाई कर रहे हैं, अब कमाई कई प्रकार से कर रहे हैं, नौकरी करके कर रहे हैं या डेली वेजेज पे दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हैं, तो ये कमाई का रास्ता हो गया। तो ये क्या होता है कि परिवार की क्या है, राजस्व आय है, ये परिवार की क्या है, कमाई है। तो परिवार की कमाई होगी तो परिवार मजबूत होगा। अब राजस्व व्यय का मतलब होता है कि जो कमाई इन्होंने किया है, राजस्व व्यय का मतलब कि जैसे ये परिवार जो कमाई किया है, अब ये अपना जो खर्चा है डेली, जो रोज़ रोज़ का खर्चा है, जैसे खाने का खर्चा, अच्छे ब्रांड्स के खाने खाना शुरू कर दें, पहनने का खर्चा, अच्छे ब्रांड्स के क्या कर दें, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, तो ये राजस्व व्यय होता है। अब मान लेते हैं कि जितनी भी कमाई आ रही है, उस कमाई से अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो क्या किसी भी परिवार के लिए अच्छा माना जाएगा? ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भविष्य में कभी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या जो खाना खाया है उससे पैसा वापस आएगा? नहीं आएगा। जो कपड़े पहन रहे हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, क्या उस कपड़े को बेच करके पैसा पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। तो किसी भी सरकार के लिए राजस्व आय अच्छा होना चाहिए, राजस्व आय ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन राजस्व व्यय का जो खर्चा होता है जो हमारा, वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। पता चला कि कुछ अच्छी थोड़ी कमाई बढ़ी तो कर्जा लेके BMW खरीद लिए, तो ये उतने अच्छे नहीं माने जाते। अगर हाँ आपके पास ज़्यादा इनकम है तो इन सब चीज़ों को मान सकते हैं अच्छा, लेकिन जितनी इनकम है उसी के रेशियो में राजस्व व्यय होना चाहिए। तो राजस्व व्यय अगर ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो मजबूत परिवार नहीं है। राजस्व आय जिसकी है ज़्यादा, वो परिवार क्या होता है, मजबूत माना जाता है। आई होप कि राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं दोस्तों कि पूंजीगत क्या होता है। पूंजीगत बजट में हमने क्या पढ़ा, राजस्व बजट। राजस्व बजट में हमारी दो चीज़ें थी, एक राजस्व आय और एक राजस्व व्यय। अब हम पढ़ते हैं पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में दो चीज़ें होती हैं। पूंजीगत बजट में भी होता है एक पूंजीगत आय और एक होता है पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत आय क्या होती है और पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसको समझते हैं। पूंजीगत आय का मतलब होता है कि सरकार की ऐसी आय जिससे सरकार की क्या होती है, देनदारी बढ़ती है। पूंजीगत आय का मतलब कि ऐसी सरकार की ऐसी आय जिससे सरकार की क्या है, देयता यानी कि लायबिलिटी क्या है, बढ़ रही है। सरकार की अगर लायबिलिटी बढ़ रही है और सरकार की संपत्ति में कमी आ रही है। दो चीज़ें इसमें याद रखना है। पूंजीगत आय किसको माना जाएगा, पूंजीगत आय माना जाएगा लायबिलिटी, सरकार की देनदारी बढ़ रही है और संपत्ति में क्या हो रही है, सरकार की कमी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या किए कि सरकार क्या कर देती है, मान लेते हैं सरकार के पास रेलवे है, सरकार के पास क्या है, रेलवे है। अब सरकार क्या करती है, रेलवे को बेच देती है। अब जब सरकार रेलवे को बेच देगी तो ये सरकार की संपत्ति थी। अब सरकार की संपत्ति थी, रेलवे को बेचने के बाद सरकार की संपत्ति में क्या होगा, कमी हो जाएगा। सरकार की संपत्ति में कमी हो जाएगा। तो रेलवे को बेचना क्या होगा, संपत्ति में कमी करेगा, सरकार की जो एसेट्स है उसमें कमी होगा। तो ये किस में आएगा, पूंजीगत आय में आएगा। अब जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, विनिवेश का मतलब ये होता है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार की जो संपत्ति है, सरकार का जो शेयर है, सरकार उसको बेच दे रही है। जब बेच देगी तो सरकार की संपत्ति में कमी हो जाएगी। कहीं भी सरकार की संपत्ति में अगर कमी हो रही है तो उसको कहेंगे पूंजीगत आय। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा और व्यवहारिक बताऊँ, जैसे आपके पास एक खेत का टुकड़ा है। अब इस खेत के टुकड़े को क्या कर दीजिए, आप बेच दीजिए। जब इस खेत के टुकड़े को आप बेच देंगे तो आपकी संपत्ति थी, अब आपकी संपत्ति में क्या हुआ, कमी हो गया, लेकिन आपकी कमाई हुई, आपकी आय बढ़ी है, आपको कुछ पैसे मिले हैं, आपकी इनकम हुई है। तो इस तरह का अगर इनकम हो रहा है तो उसको कहते हैं हम पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम उसको मानते हैं। तो संपत्ति में कमी होना और देयता में बढ़ा। अब देयता बढ़ने का क्या मतलब है, अब जैसे सरकार को
ऋण में प्राप्त धनराशि, सरकार ने क्या किया है, ऋण लिया है। सरकार ने मान लेते हैं सरकार ने अमेरिका से क्या किया है, 100 करोड़ की ऋण ले ली है। अब सरकार ने अगर 100 करोड़ का ऋण लिया है तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनेगी ना कि सरकार को इस 100 करोड़ को वापस करना है। तो एक देता लायबिलिटी सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी है। तो कहीं भी अगर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है और संपत्ति में कमी आती है, उसको हम किस में रखेंगे, पूंजीगत आय में। अब दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत आय दोस्तों क्या होता है कि कभी भी किसी भी देश में अगर पूंजीगत आय ज़्यादा है, पूंजीगत आय ज़्यादा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। पूंजीगत आय कम होना चाहिए। अब जैसे आप अपने फैमिली में ही लीजिए, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास खेत है, आप उस खेत को बेच करके अपना खर्चा चला रहे हैं, आप उस खेत को बेच करके आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, तो ये क्या अच्छा माना जाएगा? ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं, अपनी संपत्ति में कमी कर रहे हैं, तो ये मूर्खता मानी जाएगी। तो उसी तरह से सरकार के भी पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो सरकार अगर सब कुछ बेच करके ही अपना खर्चा चला रही है तो वो सरकार अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए पूंजीगत आय क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय का मतलब होता है दोस्तों कि संपत्ति का सृजन होना चाहिए। संपत्ति का सृजन का मतलब कि सरकार उस तरह से खर्च कर रही है कि सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है। जैसे आपने कुछ कमाया, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए कमाए, अब 1 लाख रुपए का कमा करके क्या किया, आपने सोना खरीद लिया। आपकी ये संपत्ति ही है, भविष्य में आपको काम आएगी। आपने क्या किया, ज़मीन खरीद लिया। अब ज़मीन खरीद लिया तो भविष्य में इस ज़मीन को बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। आप एसेट्स का निर्माण कर रहे हैं अपने। मान लेते हैं आपने शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब शिक्षा पर आपने खर्च किया है तो अगर आपने शिक्षा पे आज खर्च किया है तो उस कुछ दिन बाद वो शिक्षा से ही आप कमाई कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा। तो संपत्ति का सृजन हो रहा है, सरकार क्या एसेट्स निर्माण कर रही है। अगर सरकार अपनी खर्चे को इस तरह से कर रही है, अपनी परिसंपत्ति को बढ़ा रही है, सरकार जैसे हॉस्पिटल बना देती है, सरकार जैसे रोड का निर्माण कर देती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर देती है, सरकार कंपनी लगा दे रही है, तो संपत्ति बढ़ा रही है सरकार अपनी। और लायबिलिटी क्या होती है सरकार की, लायबिलिटी कम होती है। सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है, कम होती है। अच्छा काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, चिकित्सालय का निर्माण करेगी। सरकार मान लेते हैं शेयरों में निवेश कर देती है, भवन जैसे एग्जाम्पल में भवन का निर्माण कर देना, चिकित्सालय बना देना, शेयरों में निवेश कर देना, भूमि का अधिग्रहण कर देना, ये भविष्य में क्या करेंगे, लाभ देंगे। तो इसलिए पूंजीगत आय अच्छा माना जाता है। अगर आपने मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का लोन लिया है, 1 लाख रुपए का किसी से कर्ज लिया है, 1 लाख रुपए का कर्ज ले करके अगर आपने क्या किया, ज़मीन खरीद लिया। अब ये ज़मीन 2 साल बाद मान लेते हैं 2 लाख रुपए की हो गई। अब 1 लाख रुपए तो इसको वापस कर देंगे आप। मान लेते हैं 10,000 2 साल का टैक्स है, 10,000 टैक्स भी वापस कर दिया तो आपके पास भी 90,000 बचा। तो पूंजीगत जो व्यय होता है, पूंजीगत खर्चा होता है, वो अच्छा माना जाता है। तो पूंजीगत व्यय, कोई भी सरकार अगर पूंजीगत व्यय कर रही है तो वो सरकार अच्छी मानी जाती है। तो आई होप कि राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल हम समझते हैं कि इससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कि अगर हम लोन ले रहे हैं, अब हमने अगर लोन ले लिया है तो ये किस में आएगा, आपको बताना है। पूंजीगत आय में, पूंजीगत व्यय में, राजस्व आय, राजस्व व्यय में। अब जब हम लोन ले रहे हैं किसी सरकार से या किसी देश से लोन ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी देयता बढ़ेगी, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, हमको उसका लोन चुकाना पड़ेगा और हमारी संपत्ति में कमी आएगी। देयता क्या होगी, जिम्मेवारी क्या होगी, बढ़ेगी। जब जिम्मेवारी बढ़ेगी तो किस में आएगा, पूंजीगत आय में आएगा। तो लोन अगर हम लेते हैं तो ये किस में आएगा, ये आएगा पूंजीगत आय में। अगर लोन लिया जाए तो किस में ये आएगा, पूंजीगत आय में। अब जैसे दूसरा है लोन चुका दिया जाए, लोन क्या किया जाए, चुका दिया जाए। अब लोन अगर चुका दिया जाता है तो ये किस में आएगा, ये आपको बताना है। लोन अगर आप चुका दे रहे हैं तो क्या होगी, आपकी लायबिलिटी में कमी आ गई। आपने लोन चुका दिया तो आपकी जिम्मेवारी थी लोन चुकाने की। जब लोन आप चुका देंगे तो किस में आएगी, देयता कम हो रही है। देयता कम किस में होती है, पूंजीगत व्यय में। तो किस में आएगा, पूंजीगत व्यय। तो इसको बहुत बारीकी से समझना है। अब जैसे ब्याज लिया जा रहा है, ब्याज लिया जा रहा है, ब्याज कब लिया जाएगा, ब्याज जैसे जब हम किसी देश को ऋण दिए हैं, वह ऋण के बदले में हमें ब्याज दे रहा है, तो किस में आएगा, आप बताइए किस में आएगा ब्याज। ब्याज अगर हमें मिल रहा है तो किस में आएगा, तो ब्याज मिल रहा है तो राजस्व आय में आएगा। किस में आएगा, राजस्व आय में। राजस्व आय में, राजस्व आय में क्यों आएगा, राजस्व आय में इसलिए आएगा क्योंकि हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है कि जो हमें मिल रहा है ब्याज उसको हमें चुकाना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए किस में आएगा, राजस्व आय में। अब ब्याज चुका दिया जाए, ब्याज चुका देने का मतलब कि कर्ज लिया गया था तो कर्ज के बदले में जो हम ब्याज दे रहे थे, जो हमारे पास ब्याज का बोझ था उसको हम चुका दे रहे हैं, तो किस में आएगा,
तो ब्याज चुका देना तो होता है राजस्व व्यय में। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। अब जैसे एग्जांपल एक है कि सरकार ने पेंशन में 1000 करोड़ खर्चा कर दिया। अब सरकार अगर पेंशन में 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है तो क्या इससे संपत्ति में सरकार का सृजन हो रहा है? क्या संपत्ति में कमी या वृद्धि हो रही है? जब संपत्ति में कमी या वृद्धि नहीं होगी तो पूंजीगत हो नहीं सकता। जब पूंजीगत नहीं होगा तो ये किस में आ गया? तो राजस्व आय होगा या राजस्व व्यय होगा। अब खर्च किया जा रहा है तो राजस्व आय कहीं से कहाँ तक नहीं हो सकता, तो किस में आएगा? राजस्व व्यय में। एक चीज़ याद रखना है कि अगर कहीं भी संपत्तियों का सृजन हो रहा है या संपत्ति में कमी हो रही है, परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है या परिसंपत्ति में कमी आ रही है, तो वो पूंजीगत में रखा जाएगा। पूंजीगत आय या पूंजीगत व्यय में कहीं भी एसेट्स का निर्माण होता है या एसेट्स में कमी होती है या एसेट में वृद्धि होती है तो वो पूंजीगत में रखा जाएगा। लेकिन ऐसी खर्चे जिससे किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, तो परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा, तो किस में आएगा? राजस्व में आएगा। अब जैसे ये एग्जांपल है कि भारत ने यूएसए से 1000 करोड़ रुपए का क्या किया? ऋण लिया। सरकार ने क्या किया? 1000 करोड़ रुपए का ऋण लिया। जब सरकार 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी तो सरकार की जिम्मेवारी बढ़ेगी ना देने की ऋण। जब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी, जब सरकार की देयता बढ़ी तो किस में आएगा? तो पूंजीगत आय में। तो भारत ने यूएसए से अगर 1000 करोड़ ऋण लिया है तो ये क्या होगा? पूंजीगत आय होगा, पूंजीगत आय। उसके बाद क्या है? तथा उससे हाईवे का निर्माण किया। अब जो ऋण लिया है उससे क्या किया? हाईवे का निर्माण कर लिया। जब हाईवे का निर्माण कर लिया तो सरकार ने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। जो अपनी संपत्ति को बढ़ाया है तो संपत्ति का सृजन किया है, तो पूंजीगत व्यय में आएगा। अभी हमने एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर आप एक लाख रुपए का ऋण लेते हैं, अब 1 लाख रुपए का आपने ऋण लिया है, इसका मतलब उस ऋण को चुकाना पड़ेगा। जब ऋण को चुकाना पड़ेगा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी है, जिम्मेवारी बढ़ी है उस ऋण को देने की, तो देयता बढ़ती है। जब देयता बढ़ेगी तो पूंजीगत आय में होगा। उसके बाद आपने क्या किया? ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। जब ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है आपने तो संपत्ति का तो निर्माण किया है। जब संपत्ति का निर्माण किया है तो पूंजीगत किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में आएगा। तो आई होप कि ये पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, राजस्व आय, राजस्व व्यय क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो बजट के टॉपिक में बस एक चीज़ और बचा है कि घाटा क्या होता है, बजट का घाटा क्या होता है, राजस्व का घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा। ये शब्द बहुत बार आपने सुना होगा कि राजकोषीय घाटा इतना है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा। तो एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा कि जो सरकार की डेफिसिट होती है, घाटा जिसको हम बोलते हैं, उस पर बनाएंगे हम लोग एक वीडियो। उसके बाद ये पूरा बजट का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है, समझ आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ सुधार किया जा सकता है, आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, और भी सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए। तो जो कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।